हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फॉर्म वर्क के बारे में समझते हैं। फॉर्म वर्क का मतलब होता क्या है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर हम लोग वॉल बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, स्लैब बना रहे हैं या फुटिंग बना रहे हैं, तो प्रॉपर शेप में रखने के लिए कि जितना कि साइज़ हमने डिटरमाइन करा है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें सीमेंट कंक्रीट को डालना पड़ता है। ठीक है, पहले से एक हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं सेम उसी साइज़ का, और वो साइज़ का स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर हम उसमें कंक्रीट या स्लैब या कॉलम जो भी हमें डालना है वो अगर हम उसके हिसाब से बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा इक्वल साइज़ में बनता है। और जो हमने जो डिटरमाइन किया होता है, जो हमने एज्यूम करा होता है कि वही साइज़ का बनाना है, वो उसी साइज़ का बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फॉर्म वर्क कैसे करते हैं। General, for the different construction activities like brick work above 5 feet, surface finishing work like plastering, pointing, walling, etc, renovation, repair and alteration work, roof and slab pouring, ये सब में क्या होता है कि हमारा फॉर्म वर्क का यूज़ होता है। सम टेम्पररी नेचर सपोर्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड लाइक। अब फॉर्म वर्क के साथ साथ और भी बहुत से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि पहला तो फॉर्म वर्क एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा होता है स्काफ फोल्डिंग, अरेंजमेंट फॉर वर्किंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, शोरिंग का मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग मेथड फॉर अनसेफ स्ट्रक्चर। और अंडर पिनिंग का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ स्ट्रेटनिंग एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, फुटिंग। ठीक है, अब आगे फॉर्म वर्क में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ फॉर्म वर्क, टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क डिटेल फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, मेंटेनेंस ऑफ फॉर्म वर्क, कॉस्ट ऑफ फॉर्म वर्क, एडवांटेजेस ऑफ स्टील फॉर्म वर्क। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बिलो एंड अराउंड द प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू कॉन्क्रीट वर्क। फॉर्म वर्क कॉमनली मेड ऑफ स्टील और वुड, ये किससे बनता है, स्टील से बनता है और वुड से बनता है। फॉर्म वर्क कंस्ट्रक्शन एंड कास्टिंग इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन कॉन्क्रीट इंडस्ट्री। इट शेयर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट कॉस्ट 20 to 25%। ठीक है, तो ये क्या करता है, 20 to 25% कॉन्क्रीट के कॉस्ट को कम कर देता है। मान लो कि अगर हमारे स्ट्रक्चर जो डायमेंशन में हमें चाहिए वो उस डायमेंशन में नहीं बन पाया, 7 to 48 डेज़ के बाद जब हमारा कंक्रीट सूखता है, तो अगर ये उस स्ट्रक्चर का नहीं बन पाया तो हमें क्या करना पड़ता है, वो स्ट्रक्चर ऐसे ही डैमेज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और हमें एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। When concrete has reached a certain required strength, the form is no longer needed and removed. The operation of removing the formwork is known as stripping. ठीक है, अब ये जो फॉर्मवर्क हम लोग बनाते हैं और रिमूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग कहते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ फॉर्मवर्क, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू IS 456 थ्रू 1000। अब IS 456 थ्रू 2000 क्या है, ये है एक हमारा IS कोड जो कि हमारा कंक्रीट के लिए यूज़ होता है। इट शुड बी प्रैक्टिकली वाटर प्रूफ सो दैट इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कंक्रीट। हमने जितना भी अमाउंट का वाटर डाला हुआ है उसकी वर्केबिलिटी के लिए, अगर ये क्या करेगा कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे कंक्रीट में क्या है, पानी की कमी हो जाएगी। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी चीपर एंड रीयूजेबल का मतलब है कि हम इस कंक्रीट को बार बार, जो भी बनाया हुआ है हमने फॉर्मवर्क, उसे बार बार यूज़ कर सकें, और चीपर हो ताकि इससे हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ना बढ़ जाए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ मेंबर, जो भी हमें साइज़ बनाना है ये उसके हिसाब से होना चाहिए। इट शुड बी मिनिमम श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मतलब कंक्रीट के कांटेक्ट में आ रहा है और फिर ये स्वेल हो जा रहा है या फिर श्रिंक हो जा रहा है। इट शुड बी स्टिफ और टू अगेंस्ट इट्स डिफ्लेक्शन, बल्किंग अंडर लोड। इट्स कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी यूनिफॉर्म। इट शुड बी लाइट इन वेट, और क्या होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क, अब कौन कौन से टाइप्स के फॉर्मवर्क होते हैं वो अभी हम लोग पढ़ते हैं। फॉर्मवर्क दो टाइप के होते हैं, पहला स्टीम फॉर्मवर्क होता है, दूसरा वुडन फॉर्मवर्क होता है। अब स्टील के जो फॉर्मवर्क है वो काय से बनते हैं, स्टील की शीट से बनते हैं, एंगल आयरन से बनते हैं और टी आयरन से बनते हैं। वुडन फॉर्मवर्क क्या होता है, प्रॉप्स, प्लैंक्स, बैटन्स और लेजर्स और शीटिंग, ये सारे होते हैं वुडन फॉर्मवर्क के लिए। कॉजेज़ ऑफ फेल्यूर, अब हम लोगों ने मान लो कि वो लगाया, फॉर्मवर्क लगाया, तो क्या क्या कॉजेज़ हैं ऐसे जिसके कारण उसमें क्या हो सकती है, फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं, ओवरलोडिंग इन एनी प्रॉप व्हेन सफिशिएंट नंबर और साइज ऑफ प्रॉप नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर ओवरलोडिंग हो गई और हमने सफिशेंट नंबर ऑफ क्या करा है, प्रॉप्स का यूज़ नहीं करा है, सफिशेंट फॉर्म वर्क नहीं लगाया हुआ है। फेलियर ऑफ शटरिंग ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ नीडल सरफेस वाइब्रेटर, ठीक है। मान लो कि अगर हम नीडल सरफेस वाइब्रेटर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होती है कि जो हमारी शटरिंग होती है उसमें फेलियर आ जाता है। फेलियर ड्यू टू इम्प्रॉपर सुपरविजन, इनएडिक्वेट डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ शटरिंग, सेंटरिंग एंड कॉन्क्रीटिंग एक्टिविटी। मान लीजिए कि हम लोग अगर इम्प्रॉपर डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्रॉपर सुपरविज़न हमने देखा नहीं और हमने शटरिंग, सेंटरिंग और कॉन्क्रीटिंग में कुछ गलती कर दी है, तो इससे क्या होता है कि फेलियर होने के चांसेस होते हैं। फेलियर ड्यू टू डिसोलिकेशन of props of or bracing due to careless movement of labors having access below the formwork of slab or beam। अगर हमने कुछ चीज़ हमारी डिसलोकेट हो गई, हमारी प्रॉप, तो क्या होगा कि सारे इस स्ट्रक्चर को ये अफेक्ट करेगा। फेलियर ड्यू टू इनसफिशिएंट क्रॉस ब्रेसिंग इम्प्रूव द स्टिफनेस ऑफ प्रॉप अगेंस्ट बल्किंग, ठीक है। अब फेलियर ड्यू टू इनसफिशिएंट क्रॉस ब्रेसिंग अगर होगा हमारा तो क्या होगा कि इससे बकलिंग के चांसेस होंगे। अब फॉर्म वर्क डिटेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर। अब आपको नेक्स्ट पता लगेगा कि अलग अलग जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं, लाइक फाउंडेशन, वॉल, कॉलम, स्लैब, स्टेयर्स, इसमें कैसे कैसे फॉर्म वर्क का यूज़ करा जाता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म वर्क ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन के लिए क्या क्या बनाते हैं हम लोग, या तो स्ट्रट्स हो सकता है या प्लाईवुड की शीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, प्लाईवुड के इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि इससे क्या कर सके, ये फॉर्म वर्क कर सके। अब फॉर्म वर्क और फाउंडेशन के लिए ये जो आप यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हैं, ये फॉर्म वर्क की किसके लिए है, स्लोपिंग साइड कॉलम के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि फाउंडेशन के लिए जो मेन होता है हमारा फुटिंग बनाने के लिए होता है, तो ये जो है ये साइज़ के अलग अलग साइज़ के फुटिंग बनाने के लिए ये फॉर्म वर्क बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, कॉलम फाउंडेशन के लिए ये कंसिस्ट कर रहा है साइड सपोर्ट, साइड प्रैंक और क्लीट्स। अब फॉर्मवर्क फॉर वॉल, अब वॉल के लिए आप इस फॉर्मवर्क को ध्यान से देखिए दोनों साइड से क्या हो रहा है, इसमें सपोर्ट देगा और बीच में जो है हमारी क्या होगी, वॉल बनेगी, ठीक है। और दोनों साइड में प्लैंक लगे होंगे जिसके कारण ये क्या करेगा, दोनों साइड से वॉल को सपोर्ट करेगा ताकि हमारी जो वर्टिकल वॉल है वो खड़ी हो सके। इट कंसिस्ट ऑफ टिम्बर शीटिंग, वर्टिकल पोस्ट, हॉरिजॉन्टल मेंबर, रैकर्स, स्टैक्स और वेजेस। आफ्टर completing one side of formwork, reinforcement is provided at the place, then the second side of formwork is provided, ठीक है। सबसे पहले एक साइड का फॉर्मवर्क कंप्लीट होता है, उसके बाद हमें वॉल में हमें क्या करना पड़ता है, रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, और रेनफोर्समेंट देने के बाद ही हम क्या करते हैं, सेकेंड साइड का फॉर्मवर्क अप्लाई करते हैं। फॉर्मवर्क फॉर कॉलम, कॉलम के लिए फॉर्मवर्क करने के लिए इस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, साइड और एंड प्लैंक, ठीक है। साइड और एंड प्लैंक होता है, इसमें यॉक होता है और नट और बोल्ट होते हैं ताकि हमारा जो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर जो भी कॉलम बनाना है वो हम ऐसा बना सकें। टू एंड एंड टू साइड प्लैंक्स आर जॉइंड बाय द यॉक एंड बोल्ट, ठीक है। तो दो साइड के प्लैंक है उसको हम लोग को जॉइन करते हैं, यॉक लगाते हैं और दूसरा नट और बोल्ट से इसे फिट करते हैं। कॉलम फॉर्मवर्क, ये कॉलम फॉर्मवर्क का ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि किस टाइप की कंस्ट्रक्शन करी जाती है एक रेक्टेंगुलर कॉलम बनाने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मवर्क फॉर स्लैब एंड बीम। इट कंसिस्ट ऑफ सोल प्लेट्स, वेजेस, प्रॉप्स, हेड ट्री, प्लैंक, बैटन और लीजर्स। अब यहाँ पे फॉर्मवर्क स्लैब और बीम के लिए देखिए, ये ऊपर स्लैब प्रोवाइड किया हुआ है, नीचे हमारा क्या है, पूरा कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लीजर्स है, ये अप्लाई किए हुए, लीजर्स क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो स्लैब है उसमें जो हम लोग वो जो शेप बनाने वाले हैं रेक्टेंगल का, वो शेप अच्छे से बन जाए, ठीक है। अब बीम फॉर्मवर्क रेस्ट ऑन हेड ट्री, ठीक है। तो जो बीम फॉर्मवर्क होता है वो क्या होता है कि हेड ट्री पे रेस्ट करता है, ठीक है। स्लैब फॉर्मवर्क रेस्ट ऑन अ बैटल्स एंड जॉइंट्स।
अब स्लैब फॉर्मवर्क जो होता है वो बैटन्स और जॉइंट्स पे क्लिक कर में वर्क करता है, और इट प्रॉप्स हाइट मोर देन 8 फीट प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल ब्लेसेस। ठीक है, तो जो प्रॉप की हाइट है वो मोर देन 8 फीट तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लिंटल और बीम फ्रेमवर्क। लिंटल और बीम फ्रेमवर्क में, लिंटल में आप ध्यान से देखिए, तो जो लिंटल और बीम फ्रेमवर्क बनाते हैं तो इसके लिए फॉर्मवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया जाता है। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स पे भी आ सकते हैं कि किस टाइप का कैसा फॉर्मवर्क बनाया जाता है। फॉर्मवर्क फॉर स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए फॉर्मवर्क आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें आपको एक स्लोपिंग एरिया दिख रहा है, बीच में लैंडिंग दिख रही है, ठीक है, अपर बीम दिख रही है। तो वर्टिकल और इंक्लाइन पोस्ट होता है, इसमें इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं, वुडन प्लैंक और शीटिंग होती है, और स्ट्रिंजर्स होते हैं, और राइन्स प्लैंक होता है। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर इसमें बनाया जाता है और इसके अंदर कंक्रीटिंग करी जाती है ताकि जो हमारे कंक्रीट का स्लोप है वो हमारा बन जाए। ये जो राइस बने हुए हैं, जो सीढ़ी जिस पे चढ़ते हैं उसे हम राइसेस कहते हैं, तो ये राइसेस बन जाए, और बीच ऊपर जो होता है वो होता है लैंडिंग एरिया। नेक्स्ट होता है मेरा रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। टाइम ऑफ फॉर्मवर्क रिमूवल मेनली डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं फॉर्मवर्क्स को निकालने के लिए? सबसे पहले तो टाइप ऑफ सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रिक्वायर्ड लेसर टाइम एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमने सीमेंट कौन सा यूज़ किया है। अगर वो स्लो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा सेट होने के लिए। अगर वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है कि मान लो कि हमें कंस्ट्रक्शन जल्दी करना है तो हमें क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कम टाइम लगता है और हम जल्दी ही अपने फॉर्मवर्क को निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। रिच रेशियो कॉन्क्रीट गेन स्ट्रेंथ अर्लियर एज कम्पेयर टू द वीक रेशियो कॉन्क्रीट। ठीक है, तो जो रिच रेशियो कॉन्क्रीट होता है वो क्या करता है कि अच्छी स्ट्रेंथ देता है। वेदर कंडीशन। हाइड्रेशन प्रोसेस एक्सेलरेट द हॉट वेदर कंडीशन एज कम्पेयर टू कोल्ड और ह्यूमिड वेदर कंडीशन। ठीक है, मान लो कि वहाँ पे क्या है कि अगर हॉट वेदर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, बाद में क्यूरिंग करनी पड़ती है। क्यूरिंग क्या होता है, ताकि कंक्रीट को हम बार बार गीला कर सकें ताकि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ना हो। नेक्स्ट होता है मेरे स्ट्रिपिंग टाइम। अब स्ट्रिपिंग टाइम कितना कितना होता है देखिए आप यहाँ पे, बीम, अगर हम कोई बीम बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है 1 to 2 days एज डिसाइडेड बाय द इंजीनियर इंचार्ज। अगर हम स्लैब बनाते हैं तो 3 days का होता है, अगर हम बीम बना रहे हैं तो 7 days का होगा। ठीक है, अब अगर हमारा रिमूवल ऑफ प्रॉप टू स्लैब, स्लैब के लिए अगर करना है तो अगर स्पैनिंग टू 4.5 मीटर तो उसमें लिए 7 days होता है, स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर 14 days का होता है। ठीक है, बीम और आर्चेस के लिए भी स्पैनिंग अप टू 6 मीटर के लिए 14 days और स्पैनिंग ओवर 6 मीटर के लिए 21 days का। नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ फॉर्मवर्क। कैसे मेंटेन करते हैं हम? ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ वुडन प्लैंक एंड स्टील प्लेट सरफेस बिकम अनइवन एंड रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। अगर मान लो कि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम और हमें जो कॉलम है, सर्कुलर कॉलम, वो हर जगह पे बनाना है, मान लो कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो सेम साइज़ का जो कॉलम है वो हमें हर जगह बनाना पड़ेगा। तो जो हमने एक बार फॉर्मवर्क बनाया है वो बार बार यूटिलाइज होने वाला है, तो इससे क्या होता है कि उसका जो सरफेस होता है वो अनइवन हो जाता है और उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब अलग अलग टाइप में किस किस तरीके से मेंटेनेंस करते हैं। वुडन फॉर्मवर्क में क्या होता है कि यूज़ कार्डबोर्ड और प्लास्टिक फाइबर बोल्ट होल प्लेस मस्ट ऑल्सो भी रिपेयर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक फाइबर का यूज़ करते हैं ताकि अगर वुडन फ्रेम में अगर पानी को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है या उसमें मान लो कि स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करें, उसे मिनिमाइज़ कर सकें। फॉर स्टील फॉर्मवर्क प्लेट इट मस्ट बी लेवल्ड बाय मेलेट एंड लूज कॉर्नर्स मस्ट बी वेल्डेड। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम कि जो कॉर्नर हो जाएंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, शार्प नहीं रहेंगे, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, वेल्डेड करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क। फॉर नॉर्मल वर्क कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क इज़ अबाउट 30 to 40% ऑफ कॉन्क्रीट कॉस्ट। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल वर्क होता है उसमें हमारा फॉर्मवर्क का क्या कॉस्ट होता है, 30 to 40%। फॉर स्पेशल वर्क कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क इज़ अबाउट 50 to 60% ऑफ कॉन्क्रीट कॉस्ट। अगर हम कोई स्पेशल वर्क करें या बहुत ही ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या कोई
हाई बजट की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, कंक्रीट के कॉस्ट से ये कितना हो जाएगा 50 to 60%। फॉर्मवर्क कॉस्ट कैन कंट्रोल बाय द फॉलोइंग फैक्टर। अब फॉर्मवर्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम मटेरियल के कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर दें, इरेक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर दें, रिमूवल कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर दें, और फॉर्मवर्क जॉइनिंग कॉस्ट जो नेल्स और केबल्स हम लोग लगा रहे हैं उसे मिनिमाइज़ कर दें, और अगर हम लोग स्पेशलाइज्ड लेबर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा लेबर का चार्ज भी बच जाता है। अब एडवांटेजेस ऑफ स्टील फॉर्मवर्क, इट कैन बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इट इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, स्मूथ फिनिश सरफेस ऑप्टेन, इसमें क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो स्मूथ फिनिश का होता है। नो श्रिंकेज ऑफ फॉर्मवर्क ऑकर्स, इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी भी नहीं होती। इट इज़ ईजी टू यूज़ होता है। इट्स वॉल्यूम इज़ लेस, उसमें वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। इट्स स्ट्रेंथ इज़ मोर, उसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। आज हम लोगों ने सीखा फॉर्मवर्क, स्टील और वुडन फॉर्मवर्क क्या है, वुडन फॉर्मवर्क से स्टील फॉर्मवर्क कैसा सुपीरियर होता है, क्या क्या टाइप्स होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लगता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। होप आप लोग को बहुत अच्छे से फॉर्मवर्क समझ में आ गया होगा। थैंक यू।